नमस्कार। आज ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम का 19th लेक्चर है, 19वां दिन। आप सबका स्वागत है। कल 18वें लेक्चर में आप लोगों ने संगम युगीन शब्दावली को देखा था, महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने गुप्त काल भी आरंभ कर दिया था। आज का पूरा लेक्चर गुप्त शासकों और उनके प्रशासन और राजस्व व्यवस्था और थोड़े से धार्मिक जीवन के बारे में है। ल्यूसेंट का पूरा पेज नंबर 19 गुप्ताज को समर्पित है। एक नज़र इसकी वर्कबुक के ऊपर डाल लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि बिना वर्कबुक के इस प्रोग्राम का वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो हम आपको देना चाहते हैं। तो ये इसकी वर्कबुक है, पेज नंबर 19 की। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप देखिए पेज नंबर 19 से कितने प्रश्न बने हैं, 51 प्रश्न बने हैं। 51 महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर हैं और ये वर्कबुक फॉर्म में है, यानी आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर वीरसेन का पद और धर्म। तो अभी हम पढ़ेंगे ऊपर कि वीरसेन जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सचिव यानी कि मंत्री था और वो शैव धर्म में आस्था रखता था और वो एक विद्वान व्यक्ति भी था। तो एक जानकारी उससे जो 3-4 प्रश्न निकले, तो इस तरीके से आप जब खुद भरेंगे इसको तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए हैं उनमें चंद्रगुप्त सेकंड सबसे प्रसिद्ध है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव, यहां पर सचिव शब्द से मतलब मंत्री से है और संधि विग्रहिक एक प्रकार से एक ऐसा मंत्री जो पड़ोसी देशों के साथ जब कोई संधि हो तो उसमें मदद करे, एक ऐसा मंत्री जो कूटनीतिज्ञ हो, डिप्लोमेट हो। आपको ध्यान होगा समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका जो लेखक है हरिसेन, वो भी संधि विग्रहिक ही था। तो चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव यानी कि मंत्री वीरसेन। 3 जानकारियां महत्वपूर्ण हैं कि वीरसेन का पद क्या है, वो संधि विग्रहिक है। दूसरा, उसका मत क्या है, उसका धर्म क्या है, वो शैव मतावलंबी है। शैव मतावलंबी होना क्यों महत्वपूर्ण है? इससे पता चलता है कि गुप्त युग में जो प्रशासन था उसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। गुप्त शासक खुद वैष्णव धर्म के समर्थक थे, उनका राजकीय चिन्ह गरुण था, परम भागवत की उपाधि लेते थे। लेकिन जब वो मंत्री बनाते थे तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे कि मंत्री का धर्म क्या है। तो वीरसेन शैव मतावलंबी था, भगवान शिव का उपासक था और उसने शैव धर्म के लिए, शिव की पूजा करने के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा एक विद्वान व्यक्ति था, व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित था, कवि भी था। संधि विग्रहिक कूटनीतिज्ञ, उसको विद्वान और कवि होना ही चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। कुमारगुप्त प्रथम के समय की जो उल्लेखनीय घटना है वो है एक बौद्ध महाविहार नालंदा की स्थापना करना। नालंदा विश्वविद्यालय, और हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म में महायान शिक्षा का एक केंद्र था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। कुमारगुप्त के समय के सर्वाधिक 18 अभिलेख मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त को आप अंतिम महान गुप्त शासक कह सकते हैं। स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त शासक आए वो सब कमजोर थे, यहां तक कि इतिहासकारों ने उनको परवर्ती गुप्ता कह दिया है।
स्कंदगुप्त के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है हूणों का आक्रमण। स्कंदगुप्त ने उनको सफलतापूर्वक पीछे खदेड़ दिया, पराजित कर दिया। आगे चल करके गुप्तों के विघटन में हूण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। ये वही सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चर्चा में आई थी, जो शक शासक रुद्रदामन के समय चर्चा में आई थी, गिरनार पर्वत पर। स्कंदगुप्त के एक अधिकारी का नाम मिलता है, सौराष्ट्र क्षेत्र का गवर्नर पर्णदत्त। अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। वैसे स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त के बीच में कई शासक थे, लेकिन उनका ज्यादा महत्व इतिहास में नहीं है। प्लस ये प्रोग्राम ल्यूसेंट प्लस है, तो कुछ अतिरिक्त जानकारियां मैं जरूर दे रहा हूं, फिर भी मेरी कोशिश है कि जो यहां पर है उसको एक्सप्लेन किया जाए ज्यादा। अब इसके बाद आ जाता है गुप्त प्रशासन। गुप्त साम्राज्य में जो प्रांत थे उनके दो नाम हमें मिलते हैं, एक तो देश और एक भुक्ति। देश का जो शासक होता था, गवर्नर कह लीजिए, उसको गोप्ता कहते थे, गोप्ता शब्द है ये। और जो भुक्ति होती थी उसके शासक को उपरिख कहते थे। दोनों ही एक तरह से प्रांतपति या राज्यपाल जैसे थे, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सम्राट के द्वारा होती थी। तो देश का शासक गोप्ता और प्रांत का शासक या भुक्ति का शासक उपरिख। भुक्ति या देश के नीचे विषय नामक इकाइयां होती थी, और ये आपने मौर्य काल से ही देखना शुरू कर दिया था कि विषय का मतलब मोटे तौर पर था डिस्ट्रिक्ट या जिला, और इसके अध्यक्ष को विषयपति कहा जाता था। ये जानकारी शुरू से ही चल रही है। दो अधिकारियों के और नाम मिल रहे हैं, चाट और भाट। इनको पुलिस विभाग से जोड़ा गया है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। और मुख्य अधिकारी कहलाएगा दंडपासिक। चाट, भाट, दंडपासिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, हमेशा से ही रही है, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान या ग्रामिक या ग्रामणी। और यहां पर एक शब्द है महत्तर। उत्तर भारत में जो ग्राम सभाएं थीं गुप्त काल में, उनके सदस्यों के लिए एक शब्द है महत्तर, और ये प्रारंभिक परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है कि महत्तर का संबंध किससे है, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम समूहों की छोटी इकाई ग्राम समूह, यानी ये विषय और ग्राम के बीच की इकाई हो गई। कुछ गांवों को इकट्ठा करके एक छोटी यूनिट बना दी गई, जिसको पेठ कहा गया। कुमारगुप्त का एक ताम्रपत्र मिला है, दामोदरपुर ताम्रपत्र। उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानकारी है। तो कभी कभी घुमा फिरा के प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपत्र या कौन सा एक अभिलेख गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था या उसकी बिक्री से संबंधित जानकारी देता है, या किस ताम्रपत्र में भूमि बिक्री से जुड़े हुए अधिकारियों के क्रियाकलापों का जिक्र है। तो दामोदरपुर ताम्रपत्र। भू राजस्व पूरे प्राचीन काल में लगभग 1/6 हुआ करता था। एक खास प्रकार का कर विष्टि, यहां पर देखिए बलात् श्रम, ये जबरदस्ती थी एक प्रकार की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुखिया थे, जमींदार थे, उनके ऊपर विषय में जो विषयपति थे, तो लोगों को एक दिन उनके लिए निःशुल्क कार्य करना पड़ता था। तो विष्टि। इसके बाद भूमि का विभाजन है, उसके आर्थिक महत्व के आधार पर 5 प्रकार हैं भूमि के। क्षेत्र है, वास्तु है, चरागाह भूमि है, सिल है, अप्रहत है। प्रश्न यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमि का प्रकार नहीं है। इनके अर्थ पूछे जा सकते हैं। क्षेत्र तो आप देखिए वैदिक काल से ही, क्षेत्र और वास्तु हमें वैदिक काल से ही शब्द मिलने लगते हैं। कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र है और निवास करने योग्य भूमि वास्तु है। इसके बाद चरागाह भूमि, पशुओं के लिए जो चरागाह होते हैं। सिल और अप्रहत। सिल एक ऐसी भूमि है जो जोतने योग्य नहीं है, इस पर कृषि नहीं हो सकती। और अप्रहत
ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ये उपजाऊ हो सकती है लेकिन खेती इस पर भी नहीं होती थी। दरअसल गुप्त काल में भूमि की उपलब्धता ज्यादा थी। जो मनुष्य और भूमि का अनुपात है वो अनुकूल था। सिंचाई के लिए रहट, जो आधुनिक रहट है जो मध्यकाल में आया वैसा नहीं, लेकिन उसी प्रकार का घटी यंत्र शब्द मिलता है हमें, जिससे कि तालाब या उथले पानी से, पानी के स्रोत से पानी को सिंचाई के लिए निकाला जा सके। कुओं के अंदर काम करने वाला रहट जो एक लीवर सिस्टम पे काम करता था वो मध्यकाल में आएगा। श्रेणी यानी कि व्यापारियों का समूह, तो श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। इसके अलावा उज्जैन की चर्चा है। उज्जैन गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने किसी भी भारतीय राजवंश के मुकाबले सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करी हैं, और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए जो एक शब्द है दीनार, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। और गुजरात विजय के बाद, यहां पर जब लिखा है गुजरात के बाद, अर्थात गुजरात वाले क्षेत्र को जब शकों के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, तो फिर बहुत बड़ी तादाद में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए जो वहां स्थानीय व्यापारिक समुदायों के बीच में प्रचलन में थे। इससे पहले शकों ने भी उस क्षेत्र में चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद यहां पर देखिए गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं, मंदिर का नाम है और यहां पर उसका स्थान दिया गया है। प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ का विष्णु मंदिर। भूमरा जो कि अगेन मध्य प्रदेश में है, यहाँ का शिव मंदिर। नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, पार्वती मंदिर। उत्तर प्रदेश देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे प्रमुख मंदिर है। दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु 10 अवतार। खोह शिव मंदिर है और भीतर गांव कानपुर लक्ष्मण मंदिर है। इसमें दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों ही ईंटों के द्वारा निर्मित हैं। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दशावतार मंदिर में ही हमें शिखर का भी उदाहरण मिलता है। शिखर का मतलब ये हो गया मंदिर का सामान्य रूप जो आज प्रचलन में है, लेकिन गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिर उनमें शिखर नहीं है। शिखर मतलब ये नहीं है, वो सीधे ऐसे ऐसे हैं। गुप्त काल में कायस्थों का उदय, याज्ञवल्क्य के स्मृति में पहला वर्णन मिलता है। कायस्थ एक कर्मचारी के तौर पर राजस्व विभाग में। जाति के रूप में कायस्थों का पहला वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। ये प्रश्न भी पहले आए हुए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति कर्मचारियों के तौर पर वर्णन करती है, ओसनम स्मृति जाति के तौर पर वर्णन करती है। विंध्य क्षेत्र के जंगलों में एक जाति का उल्लेख है, सबर जाति, और यहां पर लिखा है कि वो लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, अर्थात मनुष्य की बलि चढ़ा दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि मनुष्य का मांस पाव भर काट के चढ़ा दिया। तो फैक्ट यह है कि सबर जाति के लोग अपने देवताओं के सम्मुख मानव बलि दे दिया करते थे। इसके अलावा सती प्रथा का पहला प्रमाण, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भी गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, और एरण अभिलेख कई बार पूछा गया है परीक्षा में। एरण अभिलेख का महत्व ही यही है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण, एक स्थानीय सामंत है भोजराज, उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, उससे पहले भी गणिका ही कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनका राज धर्म था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण है
वो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, बेतवा नदी के किनारे। अजंता में जो गुफाएं हैं, कुल 29 गुफाएं हैं और उनकी पहचान भी गुफा संख्या 1 2 3 4 ऐसे है। उसमें से कुछ गुप्तकालीन है। 16 और 17 नंबर की जो गुफा है वो गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस का चित्र है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और गुफा संख्या 17 को तो चित्रशाला कहा जाता है। उसमें बहुत सारे चित्र हैं, बुद्ध के जन्म, जीवन चक्र, महाभिनिष्क्रमण, जो उनका ग्रह त्याग था, उनकी मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, सब कुछ वहां पर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। मोटे तौर पर देखिए, जितना भी बौद्ध धर्म में मूर्ति कला है, चित्रकला है, वो महायान धर्म से ही संबंधित होगा। गुप्त काल में जो और गुफाएं हैं जहां पर शैल चित्र मिले हैं, तो अजंता के बाद बाघ की गुफा, जो मध्य प्रदेश में बाघ जगह है, विंध्याचल पर्वत को में बनाई गई है। गुप्तकालीन साहित्य से प्रश्न आ जाते हैं। गुप्त काल का साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र, शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिसमें पंचतंत्र अनुवादित ना हुई हो। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। इसके 5 भाग हैं। ये पांचों भाग आप याद कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम में या आईएएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पंचतंत्र के 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास, अपरीक्षाकारित्व। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम लिखा, सूर्य सिद्धांत लिखा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए। आप इनको पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक बिल्कुल मानिए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसके अलावा आर्यभट्ट का योगदान मैथमेटिक्स में भी है, बहुत सारा योगदान है। हालांकि आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जो ये खगोल शास्त्र है, इसका उपयोग फलित ज्योतिष या लोगों का भाग्य बताने के लिए ना किया जाए, ऐसा मैंने पढ़ा है। वराह मिहिर, जिन्हें आप आर्यभट्ट का उत्तराधिकारी मान सकते हैं, उन्होंने लेकिन ज्योतिष पर काम किया। बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक, ये सब दोनों ही लोगों को काफी पूछा गया एग्जाम में। ब्रह्मगुप्त इस युग के एक और दार्शनिक, फिलोसफर, वैज्ञानिक थे। उन्होंने न्यूटन से बहुत पहले ये कल्पना कर ली थी कि पृथ्वी का एक स्वभाव है कि वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, बस वो कारण नहीं ढूंढ पाए थे। गुप्त काल में पशुओं की चिकित्सा के ऊपर भी किताबें लिखी गईं। पलकाणाव ने हस्त्यायुर्वेद लिखा, हाथियों की चिकित्सा के ऊपर लिखा। नवनीतकम, इसमें भी उपचार विधियां हैं। और पुराणों का अंतिम तौर पर जो संकलन हुआ वो भी गुप्त काल में ही हुआ। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के वैसे तो कम मिले हैं, लेकिन उनको बोला गया है रुपया का। मनुस्मृति के बाद जितनी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति शुंग काल की है, लेकिन याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, ये सब गुप्त काल में ही इनकी रचना हुई। हमें मंदिर मिलने लगते हैं, त्रिमूर्ति की धारणा का विकास हो रहा है, और ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि अनुदान, ग्राम अनुदान गुप्त शासकों ने ही दिए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अभिलेखीय प्रमाण भूमिदान के हमें गुप्तों के ही मिले हैं। ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि किस राजवंश के सबसे ज्यादा भूमिदान या ग्राम दान के प्रमाण मिले हैं गुप्त वंश के। गुप्त काल में सिर्फ पुराण या स्मृतियां, स्मृति विधि विषयक ग्रंथ हो गए, पुराण धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथ हो गए, या फिर खगोल शास्त्र। गुप्त काल में इसके अलावा लौकिक जीवन से संबंधित ग्रंथों की भी रचना हुई है। प्रेम कहानियां हैं, जैसे कि शूद्रक,
मृच्छकटिकम या शाब्दिक अर्थ हो गया माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण और एक वैश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट देवी चंद्रगुप्तम एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया गुप्त शासक रामगुप्त की कहानी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस प्रकार से शासक बने वो भी कहानी है। ध्रुव देवी, तो देवी चंद्रगुप्तम का राइटर, लैंग्वेज और सब्जेक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के इस पेज पर गुप्त काल लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम पेज नंबर 20 पर जाएंगे तो वहां पर एक या दो जानकारियां हैं, और चूंकि हम पेज वाइज चल रहे हैं इसलिए उस पेज पर मैं अगले लेक्चर में जाऊंगा। वहां पर आप एक दो जानकारियां गुप्त काल के बारे में और हासिल करेंगे, और फिर वहां पर वाकाटक राजवंश और कुछ अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।